गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर जो हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे हैं, यह सेशन तो है हमारा पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, और इसमें करंट जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट से कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन इस एपिसोड में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो अमेंडमेंट से पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया है। यहाँ पर ऑप्शन लिख रहा है 52nd अमेंडमेंट्स, फिर लिख रहा है 56th अमेंडमेंट, फिर लिख रहा है 59th अमेंडमेंट, और फोर्थ ऑप्शन लिखा है यहाँ पर 58th अमेंडमेंट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जिसके तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है, यह है 56th अमेंडमेंट। कौन सा है? 56th अमेंडमेंट। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, एन अमेंडमेंट्स टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड इन द ईयर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष में पारित किया गया था। ये वर्ष कौन सा है? ऑप्शन लिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है 2012, फिर लिख रहा है 2005, सी ऑप्शन है 2010, फोर्थ ऑप्शन है 2008। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें जो उत्तराधिकार का अधिनियम है इसको संशोधन किया गया है, ये है 2005। क्या है? 2005 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कह रहा है संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया है। यह किस अमेंडमेंट के तहत किया गया है? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है 68th अमेंडमेंट, फिर है 73rd अमेंडमेंट, यहां पर है 82 अमेंडमेंट और 54th अमेंडमेंट। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, यह है 73rd अमेंडमेंट। कौन सा है? 73rd अमेंडमेंट। अगर हम बात करें 73rd अमेंडमेंट कब लाया गया था, यह 1992 का है। कब का है? 1992 का है। इसके तहत हम लोग यह डिस्कस कर चुके हैं कि एक भाग अलग से ऐड किया गया है और वह भाग है भाग 9 है, और यहां पर अगर हम देखें एक अनुसूची भी ऐड की गई है। क्या? एक अनुसूची ऐड की गई है, और यह अनुसूची क्या है? ये अनुसूची नंबर है 11। अनुसूची नंबर 11। इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के प्रोविजन किए गए हैं, और यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के सेंस में 29 सब्जेक्ट हैं। कितने 9 यहां पर हैं? 29 पॉइंट यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है यहां पे लिख रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया है, तो किस अमेंडमेंट के तहत? 73rd के तहत, जो कब लाया गया? 1992 में लाया गया है। इसी के तहत भाग 9 भी बनाया गया है। इसी के तहत देखा जाए तो जो हमारा शेड्यूल 11 है ये भी बनाया गया है, और इसी में कितने सब्जेक्ट है? तो 29 यहाँ पर पॉइंट मेंशन किए गए हैं। यह सब्जेक्ट है जिस पर पंचायती राज अपना कार्य कर सकता है। और इसी टाइप से एक और अगर देखें तो इसी 1992 में एक और अमेंडमेंट किया गया था जो था 74th। कौन था? 74th था। और यहां पर इसके तहत किया गया था भाग 9 ये बनाया गया था, और साथ में यहां पर एक शेड्यूल था जिसका नाम था अनुसूची 12। यहां पर 18 सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे, लेकिन ये जो 18 सब्जेक्ट हैं ये किसके संबंध में है? तो नगर पालिका के संबंध में। किसके संदर्भ में है? नगर पालिका के संबंध में है। तो आपको ये भी क्लियर रखना है कि यही दो यहां पर अमेंडमेंट किए गए थे, एक 73rd था, एक 74th। दोनों के यहां पर क्लियर पॉइंट आपको होने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 60th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द सेलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स फ्रॉम 250 पर एनम टू हाउ मेनी अमाउंट पर एनम। भारत के संविधान के 60वें संशोधन ने पेशे कर की ध्यान रखिएगा, पेशे कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर प्रति वर्ष कितना कर दिया है। यहां पर आपको एक क्लियर रखना है, प्रोफेशन टैक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रोफेशन टैक्स। यहां पर अमाउंट 250 से बढ़ाना है और कितना तक ले जाना है वो यहां पर क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या लिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है 7000, फिर यहां पर लिख रहा है आपका 5000, फिर लिख रहा है 1000 एंड फोर्थ लिख रहा है 2500। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहां पर हो जाएगा 2500। कितना किया गया? 2500 यहां पर अमाउंट कर दिया गया है इंक्रीज करके। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? ध्यान से देखें, लिखा गया है द 40th अमेंडमेंट्स एक्ट ऑफ 1976 वाज अप्लाइड टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां पे कह रहा है 1976 का 40वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया है, किस आर्टिकल पर यह इंप्लीमेंट किया गया है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर ऑप्शन जो लिखा गया है, ऑप्शन यहां पर है 297 पर यह अप्लाई किया गया था, सेकंड ऑप्शन है 248 पर किया गया था, फिर यहां पर लिख रहा है 245 पर किया गया था एंड 226 पर किया गया था। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ए, 297 नंबर आर्टिकल पर क्या किया गया था? ए अप्लाई किया गया था, जो 1976 का अमेंडमेंट नंबर 40 है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा गया है द अमेंडमेंट्स एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि जीएसटी भी एक कह सकते हैं समकालीन मुद्दे थे, कंटेम्पेरी इशू था और यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर क्वेश्चन लिख रहा है कि भारत के संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है। किस अमेंडमेंट के तहत ये किया गया है? यहां पर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है 104th अमेंडमेंट, फिर लिख रहा है 92 अमेंडमेंट, फिर लिख रहा है 101 अमेंडमेंट और है 98 अमेंडमेंट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जो इसके तहत किया गया था ये है 101। जो 101 नंबर का संविधान संशोधन था इसी के तहत यह प्रोविजन किया गया जीएसटी को, और जीएसटी को इसी के तहत लाया भी गया था। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जितने इससे पूर्व हमारे टैक्स अलग अलग स्लैब के लगते थे वो सभी टैक्स को क्या कर दिया गया? यहां पर एबोलिश कर दिया गया। उसके स्थान पर पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगता है और वो टैक्स कौन सा है? जीएसटी है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश्ड द प्राइवी पर्स एंड प्रिविलेज ऑफ फार्मर रूरल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स, यहां पर प्रीवी पर्स एक टाइप का उनको प्रिविलेज मिलता था, एंड विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर दो टाइप का यहां पर प्रिविलेज था। किसको? जो प्रिंसली स्टेट थे, एक प्रीवी पर्स टाइप का था और एक था इनका विशेषाधिकार, और इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के तहत ये प्रोविजन किया गया है? ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है कि 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत किया गया है। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है कि 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत किया गया है। फिर लिख रहा है 28th अमेंडमेंट और 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972 के तहत, फिर कह रहा है 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत ही जो रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, उनके रूरल का, उनके शासकों का जो प्रीवी पर्स और जो प्रिविलेज था विशेष टाइप का विशेषाधिकार, इन दोनों को समाप्त कर दिया। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है एन अमेंडमेंट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 प्रपोजिंग
that the Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed for such term as may be prescribed by the government was passed in the year। कह रहा है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वर्ष में पारित किया गया। किस अमेंडमेंट का यह कह रहा है, किस वर्ष में ये पारित किया गया है। यहां पर ऑप्शन जो लिखा है, यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है 2017, सेकंड ऑप्शन है 2014, फिर यहां पर थर्ड ऑप्शन है 2016 और यहां पर फोर्थ ऑप्शन है 2019। ये जो अमेंडमेंट किया गया है यह 2019 में किया गया है। कब किया गया है? 2019 में किया गया है, जिसके द्वारा यहां पर जो निर्धारित है क्या अवधि है नियुक्त सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का, तो कब पारित किया गया है? 2019। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी। तुम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है which amendments to the Constitution of India added a new subject in the Union list called tax on services। टैक्स ऑन सर्विसेज की बात कर रहा है। यूनियन लिस्ट, भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है। यहां पर संघ सूची या हम बात करें स्टेट लिस्ट या हम बात करें जो कंकरेंट लिस्ट है, इन तीनों में ये तीनों लिस्ट किसके तहत आती है? 7th शेड्यूल के तहत आती है। यहां पर कह रहा है जो हमारा यूनियन लिस्ट है उसी यूनियन लिस्ट में एक अमेंडमेंट किया गया और किसको ऐड किया गया है? तो सेवाओं पर कर को ऐड किया गया है। तो किस अमेंडमेंट के तहत किया गया है? कह रहा है 56th अमेंडमेंट, फिर कह रहा है 62nd अमेंडमेंट, फिर कह रहा है 78th अमेंडमेंट एंड 88th अमेंडमेंट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 88th अमेंडमेंट के तहत ये प्रोविजन किया गया था, किसमें? यूनियन लिस्ट में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है which of the following amendments of the Constitution of India amended article number 19 and inserted provision fully securing the constitutional validity of zamindari abolition law in general and certain specified state act in particular। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद नंबर 19 में संशोधन किया गया और सामान्य रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया है। यहां पर ये सब जो प्रोविजन है किस अमेंडमेंट के तहत किए गए? क्वेश्चन यहां पर अमेंडमेंट नंबर 4th, फिर कह रहा है फर्स्ट अमेंडमेंट, थर्ड ऑप्शन लिख रहा है थर्ड अमेंडमेंट और फोर्थ ऑप्शन लिख रहा है सेकंड अमेंडमेंट। तो जो अमेंडमेंट नंबर 1 था, पहला जो संशोधन किया गया था संविधान में, वह संशोधन यही था, क्योंकि संविधान जैसे ही बनकर के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके जस्ट बाद 1951 में इसमें पहला संशोधन कर दिया गया और उसी के तहत ये प्रोविजन यहाँ पर किए गए कि जमींदारी उन्मूलन कानून और विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया गया है। कम से कम सबको एक सीलिंग का प्रोविजन भी किया गया कि एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के पास, उससे ज्यादा वह लैंड होल्ड नहीं कर सकता है। तो यह सारे प्रोविजन इसी के तहत किए भी गए थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटीज एक्ट। कह रहा है भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। विकलांग को अब प्रेजेंट में क्या नाम दिया जाता है? दिव्यांग नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दिव्यांग। पहले विकलांग थे, अब इनको दिव्यांग कहा जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में तो डिसेबिलिटी ही रहेगा। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इज 1995, सेकंड ऑप्शन है 1993, फिर यहां पर लिख रहा है 1997, फोर्थ ऑप्शन लिख रहा है 1992। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 1995 में ही भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम पास किया था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है
एज पर सेक्शन 2 ऑफ द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972. Antiquities include any manuscript, record or other document which is of scientific, historical, literary or aesthetic value and which has been the existence for not less than year. यहाँ पर कह रहा है एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की धारा 2 के अनुसार प्राचीन वस्तुओं में कोई भी पांडुलिपि, रिकॉर्ड या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्य मूल्य का है और जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में हैं। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर कहने का तात्पर्य यहाँ पर है जो पांडुलिपि है जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या अन्य दस्तावेज है जिसको वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप से इसको हम लोग कंजर्व करने की बात करते हैं। तो कौन सी स्क्रिप्ट को हम लोग इसके तहत रखते हैं, इसका मिनिमम टेन्योर कितना होना चाहिए, कितना वर्ष पुराना ये होना चाहिए, पूछ रहा है कितना वर्ष ये पुराना होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है कि यह 125 वर्ष से अस्तित्व में हो, यह 150 ईयर्स से आपके कह सकते हैं अस्तित्व में होना चाहिए। फिर कह रहा है यह 50 ईयर्स से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और इसी प्रकार कह रहा है कि यह 75 ईयर से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो जो स्क्रिप्ट 75 ईयर या मोर देन 75 ईयर से एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, उसी को ये सब टाइटल दिया जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा गया है which amendments of the Constitution of India incorporated Goa, Daman and Diu as the 8th Union Territory of India by amending the first schedule to the Constitution। कह रहा है भारत के संविधान के इस संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया है। यहां पर कह रहा है किस अमेंडमेंट के तहत ऐसा किया गया है। फर्स्ट अनुसूची में इन्होंने कुछ करेक्शन किया तो अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। एक अमेंडमेंट बिल था, वो अमेंडमेंट बिल कौन सा था? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, यह अमेंडमेंट बिल नंबर था 13, यह अमेंडमेंट बिल था 10th, यह अमेंडमेंट बिल था कौन सा 12, यह अमेंडमेंट बिल था 18। तो सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह अमेंडमेंट बिल था कितना नंबर? यहाँ पर 12th था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के तहत दमन और दीव के सेक्शन को क्या किया गया? 8th यूनियन टेरिटरी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया और उसको मेंशन किया गया शेड्यूल 1 में। कहां पर? शेड्यूल 1 में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहां पर जो टॉपिक हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, यहां से एक नए टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के अंतर्गत। और यह जो नवीन टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, यह फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, जो हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं, वहां के सेंस में यहां पर क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द अमेंडमेंट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यहां पर ऑप्शन आपसे लिख रहा है कि 73rd नंबर यहां पर अमेंडमेंट था, फिर कह रहा है 42nd था, फिर कह रहा है 34 था, फिर यहां पे कह रहा है 44 था। क्लियर आपको होना चाहिए कि जो 42nd नंबर अमेंडमेंट था, इसी के तहत क्या, इसी के तहत ऐड किया गया था क्या आपका जो भाग 4A है। क्योंकि भाग 4 जो है यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। लेकिन जो भाग 4A है यह बाद में ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब किया गया है? यह आपका संविधान संशोधन नंबर था 42nd। क्या था? 42nd था। इसी दौरान यह किया गया था। और यह अगर ईयर देखा जाए तो ईयर आपका रहा होगा 1976। इंदिरा जी का यह टेन्योर था, इसी समय यह संशोधन किया गया। और इसी के तहत देखा जाए तो आर्टिकल जो हमारा बनाया गया था वह आर्टिकल नंबर था 51A। और इसमें अगर देखा जाए 51A में टोटल कितने अमेंडमेंट किए गए थे, इसमें कितने आर्टिकल मेंशन किए गए थे, सब पार्ट कितने थे? तो इसके सब पार्ट यहां पर थे 10 सब पार्ट थे। कितने सब पार्ट थे? 10। इसका तात्पर्य है कि यहां पर ABCDEFGHIJ तक यहां पर प्रोविजन किया गया था। लेकिन फिर बाद में कब
बाद में जाकर के वो भी टेन्योर था आपका 88 नंबर का 88 अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। कब किया गया था? 2002 में। और इसी के तहत इसी में एक और आर्टिकल ऐड कर दिया गया और वह था 51A का के वाला पार्ट था। कौन सा पार्ट था? के, यानी 11वें नंबर का ऐड किया गया। और यहीं पर था कि जो पेरेंट्स होंगे, माता पिता होंगे, ये बच्चे को उसके शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। हम लोग इस पर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर यह अमेंडमेंट किया गया था कब? 2002 में किया गया था। लेकिन यहां पर बेसिक अभी पूछ रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है यह कब ऐड किया गया और किसके तहत ऐड किया गया था? पहली बार ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत। और इसी के तहत यहां पर 10 यहां पर सब पार्ट ऐड किए गए थे और आर्टिकल नंबर हमारा था 51A। इसमें एक कालांतर में ऐड किया गया और वह नंबर था 51A का के, और ये किया गया था कब? 2002 में 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। यह फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया। कहां से लिया गया? यूएसएसआर से लिया गया है, अर्थात जो हमारा सोवियत संघ रूस था वहां से लिया गया है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? यहां पर कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है राजा चलैया कमेटी, फिर सेकंड ऑप्शन लिख रहा है संथानम कमेटी, थर्ड ऑप्शन लिख रहा है केलकर समिति, फोर्थ ऑप्शन लिख रहा है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो यहां पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो हमने लिया है यूएसएसआर से, जिसका मेंशन किया गया भाग 4A में, और यह आर्टिकल नंबर 51K है जो ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो यह किसके रिकमेंडेशन पर किया गया है? यह रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या थी? स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह रिकमेंडेशन किया और इसी रिकमेंडेशन के आधार पर ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या किया गया? फंडामेंटल ड्यूटी को। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? यहां पर फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, ना कि ड्यूटी की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। वो भी नहीं है। क्या है? नहीं है, नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। यहां पर फर्स्ट लिख रहा है राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और राइट टू, यहां पर लिख रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा राइट टू वोट। राइट टू वोट जो है यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट नहीं है। यह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि यह लीगल राइट है। कैसा है? लीगल राइट है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगर हम देखें हमारा जो फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल जो राइट है जिसका मेंशन किया गया है भाग 3 में, और यहां पर अगर हम आर्टिकल देखें तो आर्टिकल यहां पे 12 से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है? 35 तक जाती है। इसमें अलग अलग पार्ट हैं और इसमें लगभग 6 टाइप के। कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के हैं। एक यहां पर होता है जिसको कहते हैं समानता का अधिकार। किसका है? इक्वालिटी का। समानता का अधिकार जो यहां पर लिखा गया है, इक्वालिटी का यहां पर है, ये आपका आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 18 तक जाता है। इसी प्रकार एक लिखता है स्वतंत्रता का। क्या लिखता है? स्वतंत्रता का। ये जो स्वतंत्रता का राइट आपको दिया गया है, ए वाला, यह अगर आर्टिकल देखें तो यह 19 से लेकर के 22 तक जाता है। कहां तक जाता है? 19 से लेकर के 22 तक जाता है। इसके पश्चात जो थर्ड नंबर पर आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात करता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। और ये कहां से कहां तक है? तो यह 23 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 24 तक जाता है। नहीं, यहां पर पहले शोषण वाला रहेगा। क्या रहेगा? इसको हटाते हैं। जो यहां पर हरासमेंट की बात करता है, शोषण की बात करता है। किसकी बात करता है? शोषण, जिसके तहत बलात् श्रम को निषेध किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को दास नहीं बना सकते हैं, किसी व्यक्ति को काम कराने के बदले जो हमको उसका कह सकते हैं वेज होता है, जो उसका भत्ता होता है, वो हमको देना चाहिए। ये सब यहाँ पर शोषण के विरुद्ध जो है अमेंडमेंट किया, मतलब आर्टिकल हमारा है 23 से लेकर के 24। इसी में चाइल्ड का भी बात किया जाता है। फिर जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात है,
यहां पर जो पॉइंट मेंशन है ये आपके 25 से लेकर के 28 तक है। कहां तक है? 28 तक है। इसी प्रकार मतलब 1 2 3 4, इसी प्रकार जो 5th नंबर का है, 5वें नंबर का है, उसका नाम यहां पर लिखता है शैक्षिक। क्या लिखता है? शैक्षिक स्वतंत्रता की बात करता है कि आप अपनी मनपसंद शिक्षा को स्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ये सब जो प्रोविजन किया गया है ये है 29 to 30। कहां से? 29 to 30। इसी प्रकार एक होता है जिसको कहते हैं संवैधानिक उपचार। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार की बात करते हैं। संवैधानिक जो उपचार है यह आपका आर्टिकल नंबर 32 में आता है। कहां था? 32 में। इस प्रकार हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं करंट में, जबकि जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 7 राइट थे। कितने राइट थे? 7 राइट थे। एक राइट था संपत्ति का, तो संपत्ति के अधिकार को कालक्रम में क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया। वो फंडामेंटल अब राइट नहीं है, बल्कि वो क्या है? एक हमारा लीगल राइट है, क्योंकि उसको कहां से 31 आर्टिकल से हटा करके कहां कर दिया गया? 300A में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? 300A में डाल दिया गया। तो इस आधार पर देखा जाए हमारा जो फंडामेंटल अब राइट है ये केवल 6 सब्जेक्ट पर आता है। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट पर आता है, और इसी में राइट टू वोट हमारा नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? फर्स्ट लिख रहा है यहां पर कि सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेशन। यहां पर क्लियर रखिएगा, नॉट कमिंग। ठीक, यहां पर नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटी। कह रहा है कि सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेशन, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना, क्या यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है? एक क्लियर रखिएगा। तो क्या है कि नहीं है? तो यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहां पर जो नहीं उसकी बात करना है ना, ये तो है। फिर कह रहा है यहां पर कि यहां पर क्रिश्चियस एंड फॉलो द नोबेल आइडियल दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना। क्या करना? संजोना। और कह रहा है और उनका पालन करना। तो ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ही है। यहां पर भी मेंशन किया गया है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 51A है, इसके 11th पॉइंट है, उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि हमको क्या करना है? जो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए राष्ट्रीय हमारे व्यक्ति थे उनको क्या करना? हमको प्रिविलेज देना है। ये भी करेक्ट है। फिर यहाँ पे कह रहा है एक्सरसाइज एडल्ट फाइनेंस, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना। ऐसा कुछ भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं, वयस्क मताधिकार जैसा कोई भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। हाँ, ये लिखा गया है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये भी मेंशन किया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह भी एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी ये भी है, लेकिन सी वाला जो लिख रहा है एक्सरसाइज एंड एडल्ट फ्रेंचाइजीज, वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना, यह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है अल्बानिया, फिर लिख रहा है यूएसएसआर, फिर लिख रहा है इंडिया, फिर लिख रहा है पोलैंड। तो ऐसा तो हम लोगों को क्लियर ही होगा कि हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी लिए कहां से बारो किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वह था यूएसएसआर। क्या था? यूएसएसआर। तो जब हमने यूएसएसआर से लिया है तो इसका तात्पर्य है, इसका मीनिंग ये है कि यूएसएसआर ही वह फर्स्ट कंट्री है जिसने इंप्लीमेंट किया था क्या? फंडामेंटल ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहां पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं? तो अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। कितने हैं? 6 टाइप के हमारे फंडामेंटल राइट है, जबकि इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 7 थे। लेकिन करंट में कितने हैं? ओनली 6 है। कौन कौन से हैं? एक है समानता का, एक आपका है इक्वालिटी स्वतंत्रता का, फ्रीडम का है, एक है जहां पे हम लोग
शोषण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हरासमेंट की बात करते हैं। एक है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक है जो हमारी शैक्षणिक स्वतंत्रता की बात करता है, और एक है जहां पर हम क्या करते हैं, संवैधानिक उपचार की बात करते हैं। तो टोटल मिला के 6 हमारे करंट में फंडामेंटल राइट है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, काफी बेहतर प्रश्न है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एंड नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट व्हाइल एडजुकेटिंग एंड मैटर। मौलिक कर्तव्य है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। यहां पर क्लियर रखना है ये किसके विषय में बात कर रहा है। यहां पर आपको क्या फिलअप करना, मौलिक कर्तव्य यहां पर आपको फिलअप करना है कैसा है, और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। यहां पर कह रहा है रेगुलेटरी, फिर सेकंड ऑप्शन दे रहा है नॉन स्टैट्यूटरी गैर संवैधानिक, फिर यहां पे कह रहा है स्टैट्यूटरी वैधानिक, और यहां पर लिख रहा है कॉमन यानी सामान्य। तो यहां पर मौलिक जो कर्तव्य है, कर्तव्य की बात कर रहा है, ड्यूटी राइट की बात नहीं कर रहा है। जो ड्यूटी है ये क्लियर है कि इसके लिए आप फोर्सेबल नहीं है बाई कोर्ट, इसके लिए कोर्ट आपको बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं कह सकता। तो न्यायालय के द्वारा फोर्सेबल नहीं है, इसलिए कह रहा है, लेकिन न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो क्या है, दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो यहां पर वैधानिक, क्या मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी कैसी है, यह एक वैधानिक प्रोविजन है। तो करेक्ट आंसर सी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। प्रारंभ में जब ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत, तो वहां पर हमारे 10 थे, लेकिन बाद में 88th अमेंडमेंट के तहत एक और उसमें फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई। तो वर्तमान में हमारी जो करंट में फंडामेंटल ड्यूटी है टोटल ये कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। यहाँ पर ऑप्शन है 11, 9, 12 एंड 10। सो करेक्ट आंसर इज 11। क्या हो जाएगा, 11। और ये सब कहां पर मेंशन है, भाग 4A जो हमारा पार्ट है वो 4A है, और देखा जाए वहां पर आर्टिकल कौन सी है, 51A है। उसमें कितने सब टाइप है, तो 11 सब टाइप बनाए गए। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली मीन्ड फॉर द इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट फॉर फॉरेनर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है हम अपने देश के नागरिकों के लिए ही तो लागू करेंगे ना, दूसरे के लिए तो लागू नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह प्रोविजन किस आर्टिकल में किया गया है, यहाँ पर आर्टिकल लिख रहा है 42nd B, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 51A, फिर लिख रहा है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 67A और आर्टिकल नंबर 81C। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन है ये कहां पर किए गए, या तो 51A में ही तो है फंडामेंटल ड्यूटी। तो जब 51A में ही है, ऑप्शन भी तो ही सही होगा, क्योंकि सभी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल नंबर 51A में ही है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, Which of the following is not a fundamental duties for Indian citizens? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। और ऑप्शन क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्लियर रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो कह रहा है टू डिफेंड द कंट्री, अर्थात देश की रक्षा करना। तो देश की रक्षा करना क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, ये क्लियर रखिएगा। और फिर लिख रहा है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। फिर लिख रहा है दार्शनिक, यहाँ पर टू डेवलप फिलॉसफी टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, दार्शनिक स्वभाव और जिज्ञासा की भावना विकसित करना। फिर लिख रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की यहाँ पर रक्षा करना है। क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और उसे बेहतर बनाना है। तो यह हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में है।
फिर लिख रहा है यहाँ पर सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, देश की रक्षा करना ये भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा है टू डेवलप फिलॉसफी टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ऐसा कुछ भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं है और इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है Which clause of Articles 51A of the Constitution of India requires to value and preserve the rich heritage of our composite culture? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के किस खंड में, जो 11 खंड है इसके, कि किस खंड में हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का उल्लेख है? यहां पर कह रहा कि क्लास डी में है, फिर कह रहा क्लास सी में है, कह रहा क्लास ए में है और क्लास एफ में है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा एक क्लास एफ में है। किसमें है? एफ में है। अर्थात यह फंडामेंटल ड्यूटी का जो क्लास है 6 नंबर का, 6ठे नंबर का, वहां पर यह मेंशन किया गया है। किसके बारे में? तो यहां पर कह रहा है जो हमारी मिश्रित संस्कृति है इसको समृद्ध करना है। क्या करना? समृद्ध करना। सो करेक्ट आंसर इज डी। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, यहां पर क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? यहां पर ऑप्शन क्या लिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है टू सेफ गार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी नहीं है, ये तो हम करते ही करते हैं, चाहे सरकार कहे या ना कहे। अपनी संपत्ति को कोई क्या डिस्ट्रॉय करने देगा? अपनी संपत्ति का प्रोटेक्शन तो सब लोग करते हैं, तो यह हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के तहत नहीं है। तो हाँ, टू प्रोटेक्ट डिग्निटी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, प्रतिष्ठा की रक्षा करना। फिर लिख रहा है टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी। फिर लिख रहा है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ही है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत टू सेफ गार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं मेंशन है, तो यहां पर ये नहीं है और इसलिए ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप यहाँ पर वीडियो तो देखें, लेकिन साथ में बुक आप अवश्य प्रेफर करें, क्योंकि बुक का जो एनालिसिस है काफी बेहतर ढंग से दिया गया है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वह क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।